नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल मेहता, कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूँ। मैं न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक में डायरेक्टर हूँ एवं HCG कैंसर हॉस्पिटल शिप्रापत मानसरोवर में सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। पिछली बार हमने बात करी कि पेशाब की थैली के कैंसर को कैसे पहचानें और उसके कारण क्या हैं। उसी में आगे बढ़ते हुए इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि पेशाब की थैली के कैंसर का मेन ट्रीटमेंट कैसा है और उसको हम कैसे पकड़ें, यानी उसको डायग्नोस कैसे करें। उससे पहले हम जानें कि पेशाब के कैंसर की स्टेजेस क्या होती हैं। इसके अगर कैंसर की स्टेज की बात करूं तो हम इसको ऐसे निर्धारित कर सकते हैं कि अगर वो पेशाब का कैंसर अंदर की झिल्ली की तरफ ही इन्वॉल्व है, जिसको हम नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर भी बोलते हैं, यानी कि मांसपेशियों में नहीं गया है, सिर्फ एपिथेलियम तक सीमित है, तो उसको हम T1 ब्लैडर कैंसर बोलते हैं। अगर वो मांसपेशियों में चला गया है तो उसको हम T2 ब्लैडर कैंसर कहते हैं या मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर कहते हैं। और अगर वो आसपास इसके टिश्यू में चला गया है तो उसको हम T3 ब्लैडर कैंसर बोलते हैं। अगर वो उससे भी आगे बढ़ गया है तो उसको हम T4 ब्लैडर कैंसर बोलते हैं। उसी प्रकार से हम उसके नोडल स्टेजिंग की बात करें कि अगर वो रीजनल नोड्स यानी आसपास की गांठों में, लिम्फ नोड्स में सीमित है तो वो N1 कैंसर है। और अगर वो आसपास के लिम्फ नोड से आगे बढ़ गया है या पैराऑर्टिक लिम्फ नोड में चला गया या दूर के लिम्फ नोड्स में चला गया तो उसको हम N2 ब्लैडर कैंसर बोलते हैं। तो इस तरह ब्लैडर कैंसर की स्टेज निर्धारित करी जाती है। इसका हम डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले पेशेंट का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको हम यूरिन फॉर साइटोलॉजी कहते हैं, यानी पेशाब की जांच कराते हैं कि उसमें खून है कि नहीं। ये एक अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन कभी भी ये 100% हमें कन्फर्मेटरी नहीं बता पाता कि इस पुरुष या स्त्री को ब्लैडर कैंसर है या कोई और कारण से पेशाब में खून आ रहा है। लेकिन कई बार साइटोलॉजी में देखने पर हमें मालूम पड़ जाता है कि इसके अंदर ऐसे सेल्स मिल रहे हैं पेशाब के अंदर कि वो कैंसर हो सकता है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी 70 से 80% ही है। ये एक अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन डायग्नोस्टिक अच्छा टेस्ट नहीं है। ये हमें गाइड करता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। अगर कुछ ऐसा लक्षण हमें मिलता है तो हम मरीज की सोनोग्राफी कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें देखते हैं कि पेशाब की थैली में कोई गांठ तो नहीं मिल रही। अगर कुछ ऐसा डाउट होता है कि मरीज़ की पेशाब की थैली में कोई गांठ मिल रही है तो हम उसका सबसे पहले कंफर्म करने के लिए CT स्कैन या PET स्कैन भी करवाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ब्लैडर कैंसर को कंफर्म करने के लिए एक दूरबीन की जांच करना अनिवार्य है, क्योंकि उसी से हमें मालूम पड़ता है कि उसको ब्लैडर कैंसर है कि नहीं, जिसको हम सिस्टोस्कोपी या बायोप्सी भी बोलते हैं। सिस्टोस्कोपी एक तरह की दूरबीन की जांच होती है जो लिंग के द्वारा पेशाब की थैली का पूरी तरीके से निरीक्षण किया जाता है कि वहाँ पर पेशाब की थैली में कितना कैंसर है, यानी कि वो पेशाब की पूरी थैली में है या आधी थैली में है और कितनी गहराई में है, यानी कि वो एक बाहर की लेयर तक ही सीमित है या फिर वो मांसपेशियों में घुस गया है। उसके लिए हमें अच्छे से उसकी बायोप्सी लेनी पड़ती है, जिसमें हम अंदर की एपिथेलियम को भी लेते हैं और बाहर के टिश्यू, जिसको हम मसल बोलते हैं, वहाँ से भी टुकड़ा लेते हैं और उसको हम जांच के लिए भेजते हैं कि ये नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर है या फिर मांसपेशियों में घुस गया मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर है। तो इसको हम अमूलन रूप से 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। जब हमारे पास ब्लैडर कैंसर का डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाता है तो उसकी फर्दर स्टेज निर्धारित होती है CT स्कैन या PET स्कैन से, जो हमें ये बताता है कि ये ब्लैडर कैंसर सिर्फ पित्तकोश की थैली या फिर मूत्राशय की थैली तक ही सीमित है या उससे आगे बढ़ गया है। अगर ये मूत्राशय की थैली तक ही सीमित है तो वो लोकली डिफाइंड कैंसर है और उसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है। लेकिन अगर वो फैल गया है तो उसके लिए हमें फिर दूसरे तरीके के ट्रीटमेंट अपनाने पड़ते हैं। मूत्राशय की थैली का कैंसर अगर एक बार स्टेज कंफर्म हो जाती है तो हम, अगर वो नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर है तो उसके लिए हमें दूरबीन से इलाज संभव होता है, जिसमें हम सिस्टोस्कोपी करते हैं। बायोप्सी के बाद TURBT नाम का प्रोसीजर करते हैं, जिसको हम ट्रांसयूरेथ्रल सेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर भी बोलते हैं, जिसमें हम पेशाब की थैली के पूरे ट्यूमर को निकाल देते हैं और उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि ये लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है। अगर वो लो ग्रेड होता है तो ट्रीटमेंट वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वो हाई ग्रेड है तो हम उसी समय पर एक दूरबीन के रास्ते ही एक दवाई डालते हैं जिसको हम BCG बोलते हैं, और कई बार ये ट्यूमर हाई ग्रेड होता है तो हम दूसरी दवाई डालते हैं जिसको हम मिटोमाइसिन बोलते हैं।
इस दवाइयों को हम इंट्रावेसाइकल थेरेपी का नाम देते हैं। ये थेरेपी हर हफ्ते में दी जाती है, लगातार 6 हफ्ते तक दी जाती है और फिर उसको लंबे 3 मंथ्स 1 मंथ के मेंटेनेंस पे 1 साल तक दिया जाता है और ब्लैडर को प्रिजर्व कर दिया जाता है, यानी मूत्राशय की थैली को हम पूरा बचा पाते हैं और ट्यूमर को भी पूरा निकाल पाते हैं। 60 से 70% पेशेंट इसी स्टेज में पाए जाते हैं कि उनकी मांसपेशियों में कैंसर नहीं पहुंचता, जो कि एक अच्छी चीज़ है और हम पूरे तरीके से कैंसर का इलाज कर पाते हैं बिना मूत्राशय की थैली को निकाले। कई बार हमारी बायोप्सी में ऐसा आता है कि मांसपेशियों के अंदर मूत्राशय की थैली के कैंसर पहुंच गया है, उसको हम मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर बोलते हैं। जब हमारे पास ये डायग्नोस होता है तो उसमें हम सबसे पहले मरीज़ को न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं, यानी पहले 3 से 4 साइकिल कीमोथेरेपी देते हैं, पेशाब की थैली के कैंसर को छोटा करते हैं और उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। जब पेशाब की थैली के मसल में ट्यूमर पहुंच जाता है तो हमें पूरे पेशाब की थैली को निकालना पड़ता है और आसपास की ग्रंथियां, जिसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं, उसको भी निकालना पड़ता है। इस ऑपरेशन को हम रेडिकल सिस्टेक्टमी का नाम देते हैं। जब हम पूरी पेशाब की थैली को निकाल देते हैं तो उसका पुनर्निर्माण 2 या 3 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहली ऑप्शन हमारी ये होती है कि मूत्राशय की थैली को नवीन रूप से बनाया जाए। इसको हम हमारी छोटी आंत, जिसको हम आइलियम बोलते हैं, या कभी कभी बड़ी आंत, जिसको हम कोलोन बोलते हैं, उससे बनाया जाता है और पेशाब का थैली का रास्ता जिसमें नॉर्मल रहता है, लेकिन मरीज़ को उसमें बारी बारी कैथेटर डाल के अपना यूरिन निकालना पड़ता है, जिसको हम CIC भी बोलते हैं। क्योंकि जब हम पेशाब की थैली को निकाल देते हैं तो मरीज़ में सेंसेशन नहीं रहती कि कब पेशाब आएगा कब नहीं आएगा। लेकिन कई बार हम ये नियो ब्लैडर जिसको भी बोलते हैं, ये पद्धति से ऑपरेशन नहीं कर पाते और कई बार हमें पेशाब का थैली का रास्ता पेट के रास्ते बनाना पड़ता है, जिसको हम आइलियल कॉन्ड्यूइट भी बोलते हैं। इसमें हम छोटी आंत को पेट के रास्ते बाहर निकालते हैं और उसके अंदर पेशाब की नलकी, जिसको हम यूरेटर भी बोलते हैं, उसके अंदर फिट कर देते हैं और वो यूरेटर आंत के अंदर पेशाब भरता है और वो थैली के माध्यम से पेशाब पेट के रास्ते से बाहर आ जाता है, जिसको हम आइलियल कॉन्ड्यूइट कहते हैं। कई बार हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी होते हैं, जिसको हम कॉन्टिनेंट रूट भी बोलते हैं, जिसमें हम एक ऐसा रास्ता बना देते हैं जिसमें हमें थैली नहीं बनानी पड़ती, लेकिन पेशाब की नलकी बाहर आ जाती है पेट के रास्ते और मरीज़ उसको बारी बारी खाली करता रहता है। ये जो रेडिकल सिस्टेक्टमी का ऑपरेशन है, ये 3 माध्यम से किया जा सकता है। ओपन सर्जरी से कर सकते हैं। आजकल हम इस ऑपरेशन को दूरबीन पद्धति, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या फिर रोबोटिक सर्जरी से भी कर पा रहे हैं, जिसमें कि चीरा बहुत न्यूनतम होता है और मरीज़ का इलाज भी अच्छे से हो जाता है। इसके बाद हम आसपास के लिम्फ नोड्स को भी निकालते हैं कि उन गांठों में कैंसर है कि नहीं। इस तरीके से ये ऑपरेशन कंप्लीट होकर मरीज़ पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। जब ये ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद हम हर मरीज़ को 3-3 महीने के फॉलोअप में रखते हैं कि ये कैंसर दोबारा आने के कई लक्षण तो नहीं है। उसकी बारी बारी सोनोग्राफी या CT स्कैन या PET स्कैन करवाते रहते हैं। उसी प्रकार से जिन मरीज़ों में नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर होता है, जिनका इलाज सिर्फ दूरबीन से ही संभव हो जाता है, उनमें भी 30% चांस होते हैं कि ये ब्लैडर कैंसर उसकी मांसपेशियों में चला जाए। उसके लिए भी उन्हें भी हमें उसी तरह 3-3 महीने में फॉलोअप में रखना पड़ता है। 3-3 महीने में हम उनकी दूरबीन की जांच भी करते रहते हैं, बारी बारी उनका CT स्कैन PET स्कैन भी करते रहते हैं कि कहीं बीमारी आगे तो नहीं बढ़ रही। कई बार कैंसर 2nd-3rd स्टेज से ऊपर हमें 4th स्टेज में मिलता है, जिसमें ऑपरेशन का माध्यम नहीं रहता। उन मरीज़ों में हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है या फिर आजकल नवीन ट्रीटमेंट आ गए हैं, जिसको हमें टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का नाम भी देते हैं। उसमें हम मरीज़ को पूरे तरीके से कैंसर से मुक्त तो नहीं कर पाते, लेकिन कैंसर का एक कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट या फिर कॉन्करेंट ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इससे उसका जीवन हम साल से 1.5 साल आगे बढ़ा सकते हैं। ये मूत्राशय कैंसर के विभिन्न ऑप्शन हैं जो हमारे पास हैं, जिससे हम रोगियों का अच्छे रूप से इलाज कर पा रहे हैं। धन्यवाद। यानी मूत्राशय की थैली
को नॉर्मल रूप में रखकर भी पूरे तरीके से इलाज संभव है? देखिए, अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जब मूत्राशय का कैंसर मांसपेशियों में आ जाता है तो हमें पेशाब की थैली को निकालना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी एडवांसमेंट आज की डेट में हुई है, कुछ लोगों में हमने ये ट्रायल भी किया है कि ऐसे केसेस में हम पहले 3 से 4 कीमोथेरेपी देकर उसके बाद मरीज को कीमोथेरेपी और सिकाव, यानी जिसको हम रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं, कॉन्करेंट कीमो रेडियोथेरेपी देकर पूर्ण रूप से ब्लैडर कैंसर की थैली को बचा भी सकते हैं और ब्लैडर कैंसर का पूर्ण रूप से इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ 70% लोगों में सक्सेसफुल है, 30% लोगों में ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। इसके लिए यह भी अनिवार्य है कि जब भी हम मरीज को पहले कीमोथेरेपी दें तो पूरी पेशाब की थैली के ट्यूमर को पूरा सूक्ष्म रूप की आँखों से पूरा ख़त्म कर दें और उसमें कुछ भी ट्यूमर शेष नहीं हो, तभी इस ट्रीटमेंट के फ़ायदा होने का ज़्यादा चांसेस है। धन्यवाद।